ये मूवमेंट का सेक्शन है। तो मूवमेंट के सेक्शन से इस बार हम 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं और मूवमेंट के सेक्शन में हमने इस बार जो मूवमेंट लिया है वो लिया है न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म एक बहुत ही बेहतरीन आप कह लीजिए रिवोल्यूशन था लिटरेचर के फील्ड में। जब ये आया तो सब कुछ सोचने का नजरिया जो स्टूडेंट्स का है, टीचर का है, एकदम से बदल गया लिटरेचर को लेकर। तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जो न्यू लिटरेचर से रिलेटेड है, न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म, ये जो टर्म है न्यू क्रिटिसिज्म बिकेम करेंट। करेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज करंट में बन जाए, इसका मतलब कि पॉपुलैरिटी को पाले, फैशन में आ जाए। तो न्यू क्रिटिसिज्म वर्ड जो है फैशन में आ गया, लोगों के जबान पे आ गया। कब? आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ विच बुक, ऐसी कौन सी बुक थी जो पब्लिश हुई और उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म अचानक फैशन में आ गया। तो चलिए चारों बुक न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, लेकिन उस बुक को बताना है जिसकी वजह से न्यू क्रिटिसिज्म बहुत फेमस हो गया। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द न्यू क्रिटिसिज्म, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। चारों बुक्स ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। तो जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। दुख का विषय है कि ज्यादातर लोग जवाब गलत दे रहे हैं। ज्यादा आप जो बुक का नाम बता रहे हो न्यू क्रिटिसिज्म का ही बुक है, लेकिन बात यह है कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो नहीं है जो आप बता रहे हैं। वेरी सॉरी, सभी का आंसर गलत हो गया इस बार। तो कोई बात नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो है द न्यू क्रिटिसिज्म। उस बुक का नाम है द न्यू क्रिटिसिज्म। देखिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे है भाई ये न्यू क्रिटिसिज्म नाम का बुक लिखने वाला कौन सा बंदा है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे है, ये जो न्यू क्रिटिसिज्म बुक है ये एक बहुत अच्छे राइटर हैं जिनका नाम है J.C. रैनसम। ठीक है, जॉन क्रो रैनसम, इनकी बुक है द न्यू क्रिटिसिज्म और ये बुक आई थी 1941 में। और जैसे ये बुक आया, न्यू क्रिटिसिज्म का एक ट्रेंड लोगों के बीच में आ गया, लोग न्यू क्रिटिसिज्म की बात करने लगे। तो अब आप लोग बताइए, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस को देखकर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये बहुत ही फेमस मूवमेंट है लिटरेचर का। अगर आप टी.एस. इलियट को पढ़े हो तो टी.एस. इलियट आप सभी के पीजीटी जीआईसी के सिलेबस में है। और आप सभी से मेरा प्रश्न है, अगर मेरे प्रश्न का जवाब आप दे देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि टी.एस. इलियट वास्तव में किस स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, किस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप बता पाएंगे? और क्या आप उनके उस एसे का नाम बता पाएंगे जो कि बड़ा ही फेमस एसे है, जिसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था रोमांटिक लिटरेचर में, पोइट्री को लेकर, लिटरेचर को लेकर, उसका ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट दिया था। किसने? टी.एस. इलियट ने। पूरी तरह से विरोध में आ गए थे, वर्ड्सवर्थ के ठीक अपोजिट कॉन्सेप्ट दिया। कुड यू टेल मी द नेम ऑफ द एसे रिटन बाय टी.एस. इलियट? नाम बताना। चलिए जब तक आप मेरे प्रश्नों के जवाब तलाशें तब तक मैं कुछ और लेकर आ रहा हूं। देखो मैं ऐसे करूंगा मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकर तो आ रहा हूं 25 क्वेश्चन, लेकिन मैं बीच बीच में लगभग हर प्रश्न के साथ 2-3 क्वेश्चन ऐसे फेंकता रहूंगा आपके पास, 2-3-4 जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि आप थोड़ा दिमाग को एक सेकेंड के लिए भी खाली न रख पाए। और अगर जवाब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं दे पाएंगे तो भी हम बताएंगे आपको, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इन विच ईयर वाज आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स एक बहुत बड़े राइटर हैं न्यू क्रिटिसिज्म के, और इनका एक बुक था प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये एक बहुत ही फेमस बुक है। ये बुक कब आया था, वो कौन सा साल है जब आई.ए. रिचर्ड साहब का ये बुक आया था प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा चलिए 1 मिनट, मैं अब अपने प्रश्नों का जवाब दे दूं। मैंने आपसे पूछा था कि टी.एस. इलियट किस स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा टी.एस. इलियट जो स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं वो न्यू क्रिटिसिज्म ही है। टी.एस. इलियट न्यू क्रिटिसिज्म में बिलीव करते हैं और उनका मानना है कि जो राइटर है उसकी बायोग्राफी से कोई मतलब नहीं है लिटरेचर का। ठीक है, जो क्रिटिसिज्म है वो बायोग्राफी से कोई, अगर आप उसमें बायोग्राफी को मिला ही दिए तब तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गए। अगर मैं आपके पास शेक्सपियर की बुक लेके जाऊं, शेक्सपियर के पोएम लेके जाऊं, आपसे कहूं ये शेक्सपियर का पोएम है, तो आप तो पहले ही शेक्सपियर की पर्सनालिटी से डर जाओगे। कोई कमी भी होगी तो आप उसमें अच्छाई देखने लगोगे। ठीक है, ये समस्या है।
तो इसीलिए इन्होंने ये प्लान किया, ये आईए रिचर्ड साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, और इन लोगों ने ये प्लान किया कि कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चे को पता ही ना चले कि ये भैया किसका लिखा हुआ है, ताकि बच्चा अपने दिमाग का प्रयोग करे, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो जनरल थ्योरी है, वो हर किसी के ऊपर लगा सके और इस तरह से लिटरेचर को समझ सके। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे ध्यान देंगे, इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म है, ये बुक आया था 1920, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये 1924 में बुक आया था, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा अर्पिता, वाह वाह, अर्पिता के लिए तालियां हो जाए, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अर्पिता ने उस स्पेशली ऐसे का नाम मैंने पूछा था कि बताओ कौन सा ऐसे है जहां पे टीएस एलियट कहते हैं कि पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस। ये टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है, इट इज एस्केप फ्रॉम इमोशंस। इमोशन से दूर जाना होता है पोएट्री, इमोशन को लूज करना नहीं होता है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, और ये क्या कहते हैं, इट इज नॉट द टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट इज एस्केप फ्रॉम इमोशंस। ये किस बुक में कहते हैं, किस एसे में कहते हैं? एसे का नाम है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये नोट कर लें, बहुत ही फेमस एसे है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है, बहुत ही फेमस एसे है। हाँ, एक बुक आई थी, उसी बुक में ज्यादातर एसेज आए थे, जिसका नाम था द सीक्रेट वुड। ये लगभग 1919 के आसपास बुक आई थी, उसी में ये सारे एसेज लगभग आते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने सारे एसेज लगभग लिखे हैं उसी के आसपास। ठीक है, इसी में ये जो लाइन मैंने बोली है कि इट इज नॉट द टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट इज एस्केप फ्रॉम इमोशन, बहुत ढेर सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इन्होंने जो कि एक तरह से रोमांटिक जो कॉन्सेप्ट था लिटरेचर का, जिसमें पर्सनल फीलिंग को, पर्सनल टच को, राइटर की बायोग्राफी को, राइटर की हिस्ट्री को बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता था रोमांटिक लिटरेचर में, लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म में ऐसा नहीं है, पूरी तरह से राइटर को बाहर कर देना है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए जी, तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। बहुत अच्छा, अर्पिता जी कह रहे हैं कि टॉक्स अबाउट इम्पर्सनैलिटी। बिल्कुल, जहां वर्ड्सवर्थ साहब पर्सनालिटी की बात करते हैं, पर्सनल फीलिंग की बात करते हैं, वहीं पे टीएस इलियट साहब का जोर है इम्पर्सनल होने पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होने पे। आप सभी को एक और, अभी ऊपर ही आप लोग बात कर रहे थे कि टीएस इलियट का एक बहुत ही फेमस ऐसे है। देखो, मैं सारी चीजें बताते हुए चल रहा हूं, एग्जाम के क्वेश्चन से मैं कोई भी चीज आपसे 1% 0.0% भी एक्स्ट्रा बात और एक्स्ट्रा टॉक नहीं करूंगा, सिर्फ उन्हीं चीजों पे बात करूंगा जो एग्जामिनेशन में आए हैं या जो आपको जानना बहुत जरूरी है। टीएस इलियट साहब का एक बहुत ही फेमस ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में उन्होंने बात की है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप किसी लिटरेचर को पढ़ें तो आपको ऐसा लगे जैसे सेट ऑफ इमेजेस आपके माइंड में चल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा फील होने लगे आपको, आप जब पढ़ो तो ऐसा महसूस हो, वैसा ही दृश्य आपके दिमाग में चलने लगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आपके माइंड में आ गया। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो सिद्ध हो गया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो अच्छा लिटरेचर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होना ही चाहिए। ये किसकी कहना है? टीएस इलियट का। कहां कह रहे हैं? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स नाम का एक ऐसे है, वहां बोल रहे हैं। और टीएस इलियट साहब यहां पे 2-3 बातें और कह रहे हैं कि हैमलेट जो है अपने आप में क्या है, एक आर्टिस्टिक फेलियर है। हैमलेट क्यों आर्टिस्टिक फेलियर है? क्योंकि हैमलेट को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं फील होता है। इसके अलावा ये साथ ही साथ 2-3 और प्ले हैं जिनको कहते नहीं, वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे मैकबेथ, मैकबेथ को कहते हैं बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का एग्जांपल है, जिसमें स्लीप वॉकिंग सीन है। ठीक है, इसके अलावा रोमियो एंड जूलियट में बालकनी सीन है। इसके अलावा जो है आपका कैरियोलोनस जो प्ले है, एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर का, इसको भी कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का एग्जाम्पल है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, और आपको बहुत ढेर सारी जानकारी मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यहां ध्यान दें, विच ऑफ आई ए रिचर्ड्स वर्क, आई ए रिचर्ड्स का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि उनके प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अलावा इन्फ्लुएंस न्यू क्रिटिसिज्म। यानी आई ए रिचर्ड साहब, आप सभी को बता ही चुका हूं कि न्यू क्रिटिसिज्म के एक राइटर माने जाते हैं, और इनका एक वर्क तो आपने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जान ही लिया है। भाई एक दूसरा वर्क का भी नाम बता दो जो बहुत ही हाईली जो है इन्फ्लुएंशियल वर्क था न्यू क्रिटिसिज्म में, उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्या आप नाम बता सकते हैं? जरा ध्यान दें। तो यहां पे जो बुक है उस बुक का नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये बहुत ही फेमस बुक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और इस बुक में जो है, इस बुक में जो कॉन्सेप्ट देते हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये दिया किसने है? आई ए रिचर्ड्स ने दिया है। रिचर्ड साहब इसमें इसी चीज पे बात करते हैं। एक्चुअली रिचर्ड साहब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और इन्होंने क्या किया, जो अपने स्टूडेंट्स थे, तो जब उनको क्या किया कि कुछ पोएम्स दिए, कुछ लिटरेरी वर्क्स दिया, और कहा कि इसमें आप जो है छाटिए, इसको जो है एनालाइज करिए, लेकिन उन्होंने राइटर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था वो सारा हटा दिया। और इस तरह से जो स्टूडेंट एनालाइज करते हैं किसी भी लिटरेरी वर्क को, इस प्रकार की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो आप सभी समझ लें, जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाली बुक आई थी, ये वास्तव में आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कब आई थी, तो ये 1929 में आई थी। और जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये आपको ऊपर ही बता चुका हूं, 1924 में आई थी। इसके अलावा एक छोटा सा और जानकारी आप लोग को बता दूं आगे बढ़ने से पहले। एक्चुअली आप अगर ध्यान दें तो ये जो अभी हमने किया है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, इसमें दो और बड़े फेमस बुक थे, उनके नाम थे, उनके बारे में मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ये जान लें। एक्चुअली दो बुक हैं, ये न्यू क्रिटिसिज्म के बड़े फेमस बुक हैं। जैसे एक है आपका अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, ये 1938 में आया था, और दूसरे बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग फिक्शन। ये दोनों बुक जो है न्यू क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट बुक हैं। अब ये बताइए कि ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था क्लिंथ ब्रुक्स एंड रॉबर्ट पेन वारेन। ये दो बहुत बड़े राइटर हैं, और इन दोनों ने मिलकर इन दोनों बुक को एडिट किया था। इन्होंने क्या किया था, शुरू से लेके अब तक जितने भी फेमस पोएम्स थे उनको अंडरस्टैंडिंग पोएट्री में ऐड किया था, और जितने भी शॉर्ट स्टोरीज थे फिक्शन के थे उनको इन्होंने अंडरस्टैंडिंग फिक्शन में किया था, और अपने तरह से बहुत अच्छे तरीके से न्यू क्रिटिसिज्म के पैटर्न पर उसको एनालाइज किया है। तो बहुत ही फेमस बुक है, और ये दोनों राइटर का नाम इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि ये दोनों न्यू क्रिटिसिज्म के बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं। I hope it is very clear to everyone. चलिए, अब इसके बाद से जो है आपको हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, और ये अगला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में आपको जितनी भी बात अभी तक मैंने न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बताई है, अगर आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे तो शायद आप इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। चलिए जल्दी से देखिए, प्रश्न क्या है आप सभी के सामने कि न्यू क्रिटिसिज्म अपोज, न्यू क्रिटिसिज्म जो है विरोध करता है, किसका विरोध करता है? द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट इन विच थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर। न्यू क्रिटिसिज्म जो है तीन चीजों की बात, तीन चीजों का विरोध करता है। वो कौन से थ्री चीजें थी? थ्री पर्टिकुलर डोमेन था जिसको अब तक बहुत मान्यता मिल रही थी, लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म ने कहा जल्दी से आप निकल लो, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है हमारे जो है अब इस युग में, न्यू क्रिटिसिज्म के युग में अब उन तीन चीजों की कौन सी चीजें जिनकी जरूरत नहीं रही। तो आप ध्यान से पढ़िए और बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए वो कौन सी तीन चीजें हैं। मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जवाब देना है उनका तो किसी का जवाब नहीं आ रहा है, और ये बीच में कोई लिटिल बॉय सैफ हैं, इनको शायद किसी कोचिंग वाले ने पैसा वैसा दिया है, तो ये जम के यहां पे बुराई कर रहे हैं। जिनको जवाब देना है वो लोग कहां हैं? जवाब दीजिए और जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देके बताएं आप। अगर आप ध्यान देंगे तो मॉरल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज एंड ग्रेट ट्रेडिशन, क्या इनको रिजेक्ट करता है न्यू क्रिटिसिज्म? नो। इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी बी आंसर, बायोग्राफीज ऑफ ऑथर। जो ऑथर की बायोग्राफी है इनको रिजेक्ट करता है।
इसके अलावा सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर है, इसको रिजेक्ट करता है, और लिटरेरी जो हिस्ट्री है उसको रिजेक्ट करता है। कहता है भैया कोई हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, कोई बायोग्राफी की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के सोशल कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है किसी भी लिटरेचर का अध्ययन करने के लिए। उन सबको किनारे करो और फिर लिटरेचर का अध्ययन करो। ये है आपका न्यू क्रिटिसिज्म। तो बी आंसर विल बी द राइट वन। भाई इतने डीपर लेवल पे पढ़ा रहा हूं इतने डीपर लेवल पे बता रहा हूं, अगर आपकी तालियां ना बजे तो फिर सब बेकार हैं। एकदम डीपर से डीपर लेवल पे हम आपको लेके चल रहे हैं, वहां तक जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई क्लास लिटरेचर का आपको इस डीपर लेवल पर लेकर जाएगा। तालियां रुकनी नहीं चाहिए बीच बीच में, आपकी मुस्कुराहट नहीं रुकनी चाहिए। जो आप फील कर रहे हैं सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो जरूर मुझे दिखना चाहिए आपके कमेंट के द्वारा। मैं आपके नाम ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप जो भी करेंगे वो हमें दिखाई पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने न्यू क्रिटिसिज्म के 3 क्वेश्चन हम लेकर आए और कोशिश किया कि आपको इस मूवमेंट के बारे में अच्छे से समझा सकें। 3 क्वेश्चन से ज्यादा ले नहीं सकते, फिर अगली क्लास में देखेंगे।